हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BS6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर फर्स्ट, जिसका टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। इसकी यूनिट 6 आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो है पोइट्री, और जिसके अंदर चार पोएम्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पोएम है हमारी पैब्लो नेरूदा की इफ़ यू फॉरगेट मी। ठीक है, ये लव पर बेस एक पोएम है पैब्लो नेरूदा की। ठीक है, तो हम जैसा कि हर बार मैं आपको बता ही देती हूँ कि अगर आपके यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल सिलेबस में ये टॉपिक हो तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, वरना वैसे तो हर कोई देख ही सकता है जिसकी सिलेबस में भी ये टॉपिक है, जिसको भी समझना है। ठीक है, समरी वगैरह हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ आपको क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, आपको ऑथर, राइट, समरी और फैक्ट्स के बारे में भी पढ़ना है, तभी आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसलिए हम आज की वीडियो में इन तीनों चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो फर्स्ट ये कि हम ऑथर के बारे में पोइट के बारे में जान लेते हैं, जो है पैब्लो नेरूदा। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ ये सब आ जाता है। तो इनका बर्थ कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो इनका बर्थ हुआ था 12 जुलाई 1904 में चिले में। 19 जुलाई 1904 चिले में हुआ था इनका जन्म। डेथ कब हुई थी उनकी? 23 सितंबर 1973 में। 23 आ रहा है यहाँ पर, 1973। ठीक है, तो इस टाइप से हिंट लेकर आप याद कर सकते हैं डेट को। डेथ कब हुई थी इनकी? 23 सितंबर 1973 में। ठीक है, फुल नेम देख लेते हैं इनका। फुल नेम थोड़ा डिफिकल्ट होगा बोलने में। रिकार्डो एलेजर इलिकर नेफ्टली रेज बेसोल्टो। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैंने ठीक बोला या नहीं बोला। रिकार्डो इलेकर नेफ्टली रेज बेसोल्टो इनका फुल नेम है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी आएगा कि इनके नेम का फर्स्ट वो वर्ड क्या है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट, चिलियन पोइट। ये जो है चिलियन पोइट हैं। ठीक है, चिली में रहते थे, तो इनका जो ये है चिलियन पोइट है, चिली के पोइट हैं। डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन, ये राजनीति में भी इंक्लूड, एक राजनीति नेता थे ये। पब्लिश्ड हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री व्हेन ही वाज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। जब इन्होंने फर्स्ट कलेक्शन, पहला संग्रह अपनी पोइट्री का पब्लिश किया था, तो ये मात्र 19 वर्ष के थे। इन एडिशन टू हिज पोइट्री, नेरूदा वाज ऑल्सो अ डिप्लोमेट एंड सर्व्ड एज अ सेनेटर फॉर द चिलियन कम्युनिस्ट पार्टी। चिलियन की कम्युनिस्ट पार्टी में ये थे। ठीक है, एक राजनेता के तौर पर ये कम्युनिस्ट पार्टी में थे। पोइट्री के अलावा जो ये करते थे वो क्या थे? ये एक राजनेता थे कम्युनिस्ट पार्टी में। ठीक है, नेता थे। A man who turned against the कम्युनिस्ट पार्टी, पर कुछ टाइम क्या हुआ था, ये अगेंस्ट हो गए थे कम्युनिस्ट पार्टी के, जिस वजह से इनको जो चिले जहाँ ये रहते थे वहां से इनको भागना पड़ा था। ठीक है, ही वॉज एक्साइल्ड, मतलब भागना नहीं पड़ा था, उनके चिले वालों ने इनको निकाल दिया था, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट हो गए थे। इनके जो राजनीतिक थॉट थे वो बहुत अलग थे। ठीक है, ही वॉज एक्साइल्ड फ्रॉम चिले, निर्वासित कर दिया गया था इनको चिले से, फॉर अ टाइम ड्यू टू हिज पॉलिटिकल बिलीव्स, इनके पॉलिटिकल बिलीफ के कारण। बट रिटर्न लेटर इन लाइफ, और कुछ टाइम बाद ये वापस भी आए थे चिले में। सब्सिक्वेंटली यानी उपरांत, नेरूदा एंड हिज वाइफ फ्लीड चिले इन फियर, यानी भाग गए थे चिले से डर की वजह से। ठीक है, फॉर ओवर अ ईयर, एक वर्ष के बाद, they hide in the homes of friends and supporters, लगभग एक वर्ष तक ये ना अपने फ्रेंड्स, चिले के बाहर कहीं अपने फ्रेंड्स और सपोर्टर्स के घरों में छुपते रहे। ठीक है, हाइड। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ड्यूरिंग देयर एग्जाइल, यानी वनवास कह सकते हैं, निर्वासित जब हो गए थे ये, नेरूदा मीट हिज बिलव्ड एंड सेकंड वाइफ, फिर ये एक अपनी लवर से मिले, ठीक है, जो इनकी सेकंड वाइफ बनी आगे चलकर, जिनका नाम था मैटिल्डे ओरोशिया। ठीक है, क्या नाम था? मैटिल्डे ओरोशिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, मैटिल्डे ओरोशिया इनका नाम था सेकंड वाइफ का, जिनके लिए ये जो पोयम है हमारी इफ़ यू फॉरगेट मी, वो इन्होंने लिखी थी।
फॉर वूम इट इज सेड दैट ही रोट दिस पोयम। कहा जाता है कि इन्होंने ये पोयम इनके लिए लिखी थी। पर कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये पोयम जो है इन्होंने अपने देश चिले के लिए लिखी थी। जब ये चिले से बाहर निकाले गए थे तो वहां पर रहकर इन्होंने अपने देश के लिए लिखी थी। पर कुछ लोगों का कहना है कि इनकी सेकंड वाइफ जो थी, जिनसे ये मतलब इनकी लवर, उनके लिए लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द पोयम वाज कंपोज्ड विल नेरूडा वाज हाइडिंग इन मैक्सिको। मैक्सिको में जब ये छुपे हुए थे तब इन्होंने ये कंपोज की थी। नेरूडा फाइनली रिटर्न टू चिले इन 1952। चिले में ये वापस आए कब? 1952 में। नेरूडा रोट ओनली इन हिज नेटिव लैंग्वेज, स्पेनिश अपनी मातृभाषा में लिखा करते थे वो अक्सर स्पेनिश में। उसके बाद और लोगों के द्वारा जो उनकी वर्क था वो ट्रांसलेट किया जाता था। जो हमारा ये पोयम है इफ़ यू फॉरगेट मी, वो भी स्पेनिश में लिखी गई है, उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है। ही इज ऑफ्टेन कंसिडर्ड द नेशनल पोइट ऑफ चिले। इनको अक्सर राष्ट्रीय पोइट माना जाता है चिले का। ठीक है। नेरूडा डाइड इन 1973, ये हमने पहले ही देखा है। 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। जन्म कब हुआ था? 1904 में। मृत्यु कब हुई थी? 1973 में। ठीक है। नेक्स्ट है इनके अवार्ड्स देख लेते हैं जो इन्हें अवार्ड मिले हैं। ये वाला अवार्ड जो है इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन लिटरेचर में 1971 में। लेनिन पीस प्राइज़ मिला था 1953 में। इंटरनेशनल पीस प्राइज़ मिला था 1950 में। ठीक है। अब हम इनके देख लेते हैं फेमस वर्क, जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉपुलर वर्क हैं वो लिखे हैं ये। तो जो इनका फर्स्ट वर्क है वो है एक्स्ट्रावेगरिया, सेकेंड है मेमोर्स, स्टिल अनदर डे, 20 लव पोएम्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर, कांटो जनरल, फिर है रेसिडेंस ऑन अर्थ, फिर है द कैप्टन्स वर्सेस, और लास्ट है एलिमेंटल ओडेज। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है इनके। नेक्स्ट है हमारा जो पोयम है, अब उसके बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसकी सममेरी। ठीक है। फिर हम लाइन बाय लाइन पोयम को समझेंगे। तो इफ़ यू फॉरगेट मी ये पोयम का नाम है, पैब्लो नेरूदा के द्वारा लिखी गई है, आपको पता ही है। इसमें जो है 6 स्टेंजा हैं। ठीक है। और ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। एज द लाइन्स आर अनराइम्ड, जिस फ्री वर्ड्स यानी इसमें राइम नहीं होती है। ठीक है। बिना राइम के लिखी गई है ये पोयम, और इसकी टोन भी बार बार चेंज होती रहती है। इसका कोई रूल नहीं है फॉलो किया गया इस पोयम में। ठीक है। और इसमें कितने स्टेंजा हैं? 6 स्टेंजा हैं, याद रखिएगा। तो अब हम देख लेते हैं इसकी सममेरी। दिस इज अ पोयम रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। ये जो पोयम है पैब्लो नेरूदा के द्वारा लिखी गई है। प्रिज्यूमेबली द स्पीकर ऑफ द वर्क टू हिज लवर, वार्निंग हर ऑफ व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ शी फॉरगेट्स हिम विल ही इज अवे। प्रेज्यूमेबली मीन्स होता है शायद। ठीक है। शायद जो स्पीकर है वही इसका मतलब जो पोइट है वही स्पीकर है इस पोयम का। ठीक है। और वो अपनी लवर से कहता है कि वार्निंग देता है वो अपनी लवर को, अगर वो उसको छोड़कर चली जाती है, उसको भूल जाती है, तो क्या क्या होगा। ठीक है। एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में ऑफ द पोयम की स्टार्टिंग में, नेरूदा प्रेजेंट्स अ लविंग एंड रोमांटिक पिक्चर्स फॉर हिज लवर। स्टार्टिंग में जो स्टैंजास हैं उसमें तो जो पैब्लो नेरूदा हैं उन्होंने लव और रोमांस दिखाया है। ठीक है। रिमाइंडिंग हर ऑफ हाउ मच ही लव्स हर, और ये याद दिलाया है अपने लवर को कि वो उससे कितना प्यार करता है। ठीक है। हाउ एवर टूवर्ड्स द मिडिल ऑफ द पोयम मतलब पोयम के बीच के स्टैंजा में, हिज टोन चेंज, उनकी टोन चेंज हो जाती है और वो वार्निंग देते हैं। वार्निंग हर दैट इफ शी स्टॉप लविंग हिम ही विल ऑल्सो सीज टू लव हर। अगर वो जो है मतलब जो उनकी प्रेमिका है वो उनसे प्यार करना बंद कर देगी, उनसे प्रेम खत्म हो जाएगा उनके मन में, तो वो भी वही करेंगे। ठीक है। द टोन इज द लास्ट स्टैंजा, और फिर लास्ट स्टैंजा की टोन हो जाती है कि ऑफ द पोयम रिवर्स, फिर से वही रिवर्स हो जाती है, यानी लास्ट स्टैंजा में भी लविंग और रोमांस दिखाया गया है। बैक टू द पॉजिटिव रोमांटिक टोन, रोमांटिक टोन में हो जाता है फिर इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पोयम, फर्स्ट सेक्शन की तरह। एंड द स्पीकर टेल्स हिज लवर दैट इफ शी डज नॉट फॉरगेट हिम, वो अपनी लवर से कहता है कि अगर वो तुम मुझे नहीं भूलोगी,
इफ़ शी कीप्स ऑन लविंग हिम, और मुझसे हमेशा ही मुझे चाहती रहोगी, ही विल फॉर एवर लव हर इन रिटर्न, और वापसी में मैं हमेशा तुम्हें चाहता रहूँगा, ठीक है। द पोएम हाईलाइट हाउ इंटेंस, इंटेंस मीन्स जोरदार, इट विकल अ लव बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन कैन बी, मतलब एक पुरुष एक महिला के बीच कितना भी ज़्यादा प्यार हो पर वो हमेशा स्थिर नहीं होता है, ठीक है, अस्थिर होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये इसका समरी थी। अब पोयम समझ लेते हैं। अब हम पोयम की जो फर्स्ट लाइन है वो ये है, आई वॉन्ट यू टू नो वन थिंग। कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुमसे एक बात जानना। क्या बात जानना? यू नो, तुम जानती हो, हाउ दिस इज, कि ये सारी चीजें कैसी हैं और क्या हैं। इफ आई लुक एट द क्रिस्टल मून एट द रेड ब्रांच ऑफ द स्लो ऑटम एट माई विंडो। कह रहा है कि मैं जब भी क्रिस्टल मून की तरफ देखता हूँ, मीन्स मुझे क्रिस्टल मून में भी तुम ही नज़र आती हो। जितना मून प्योर है उतना ही ज़्यादा मेरी बीलव्ड भी प्योर है। वो बोल रहा है कि क्रिस्टल मून मतलब साफ सुथरा प्योर मून, सुंदर सा, उसमें भी मुझे तुम नज़र आती हो जब भी मैं उसकी तरफ देखता हूँ। और मैं कहाँ देखता हूँ? अपने विंडो से स्लो ऑटम में जो रेड ब्रांचेस हो जाती हैं सनशाइन की वजह से, जब मैं उनको देखता हूँ। इफ़ आई टच नियर द फायर द इम्पेलेबल एश और द रिंकल्ड बॉडी ऑफ द लॉग। कह रहा है जब भी फायर के पास जो ऐश यानी राख बच जाती है, जिसको छूना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जब मैं उसको टच करता हूँ, या फिर मैं उसको लॉग का मतलब होता है लकड़ी का गड्ढा, जब भी मैं वह जली हुई लकड़ियों की बॉडी को टच करता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है रिंकल्ड, मतलब होता है सिकड़ा हुआ। तो जब लकड़ी जल जाती है तो वह सिकुड़ जाती है ना, वहाँ पर बोल रहे हैं पोइट, जब भी मैं उस लकड़ी के गड्ढे को, उस सिकड़े हुए लकड़ी के गड्ढे को देखता हूँ, एवरीथिंग कैरीज मी टू यू, मुझे हर चीज़ तुम्हारे पास लेकर जाती है। मतलब हर चीज़ में तुम एग्जिस्ट करती हो, चाहे वे क्रिस्टल मून हो, ठीक है, या चाहे मैं अपनी विंडो से रेड ब्रांचेस को देख रहा हूँ, या मैं फायर की राख या सिकुड़ी हुई लकड़ी को टच कर रहा हूँ, मुझे हर जगह तुम नज़र आती हो। एस इफ़ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, ऐसा लगता है मानो हर जगह तुम एग्जिस्ट करती हो। जैसे कि एरोमास, लाइट, मेटल्स, वेयर लिटिल बोट्स, वह एरोमास जो खुशबू है, जो एयर में खुशबू है, उसमें भी तुम, चाहे लाइट हो या मेटल हो, हर जगह तुम हो। और मैं ये चाहता हूँ कि काश ये जो एरोमास हैं, लाइट है, मेटल है, ये लिटिल बोट में चेंज हो जाए, बदल जाए, एक छोटी नाव में बदल जाए। दैट सेल, और मैं उसमें सेल करके टूवर्ड दोज इजलेस ऑफ योर्स दैट वेट फॉर मी, यानी मैं उस आइलैंड पर आ जाऊं, मैं उस ओशियन पर आ जाऊं जहां तुम मेरा वेट कर रही हो। और यहाँ पर ये स्टेंजा पूरा होता है। नेक्स्ट स्टेंजा की लाइन में कहते हैं पोइट, वेल नाउ, कह रहे हैं ठीक है, हर जगह तुम एग्जिस्ट करती हो, इट्स ओके, वेल नाउ, अब ये बात कि इफ़ लिटिल बाय लिटिल यू स्टॉप लविंग मी, आई शैल स्टॉप लविंग यू लिटिल बाय लिटिल। यहाँ पर लवर कह रहे हैं कि अपने बीलव्ड से कह रहे हैं, अपने प्रिय से, कि ठीक है, मुझे हर जगह तुम नज़र आती हो, इट्स ओके, पर अगर लिटिल बाय लिटिल, अगर धीरे धीरे करके तुम मुझे प्यार करना बंद कर दोगी तो धीरे धीरे मैं भी तुम्हें प्यार करना बंद कर दूंगा। यानी यहाँ पर कंडीशनल लव दिखाया गया है, ठीक है, पोइट ने कंडीशनल लव शो किया है। यहाँ पर पोइट यहाँ पर कंडीशनल लव रखता है कि अपनी, कहता है कि अगर तुम मुझे प्यार करना बंद कर दोगी तो मैं भी तुम्हें प्यार करना बंद कर दूंगा, ठीक है, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे। नेक्स्ट स्टेंजा में लवर बोलता है कि इफ़ सडनली यू फॉरगेट मी, अगर तुम अचानक से मुझे भूल जाती हो, डू नॉट लुक फॉर मी, अगर तुम मेरी तरफ नहीं देखती हो, फॉर आई शैल ऑलरेडी हैव फॉरगेटन यू,
यानी तो मैं भी तुम्हें इससे पहले ही ऑलरेडी इससे पहले ही भूल चुका होऊंगा। मीन्स अगर तुम मेरे साथ ये करोगी तो उससे पहले ही मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं अब हम। इफ यू थिंक इट लॉन्ग एंड मेड द wind of banners that passes through my life and you decide to leave me at the shore of the heart where I have roots। अपनी लव से बोलता है कि अगर अपनी लवर से बोलता है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरा जो लव है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है और पागलपन हो गया है और तुम बैनर लगाना चाहती हो यानी रोक लगाना चाहती हो, अपनी लाइफ से मुझे निकाल देना चाहती हो और मुझे उस जगह से निकाल देना चाहती हो, उस दिल से जहाँ पर मेरी प्यार की जड़ें थी। मतलब जो ये रूट्स मेंशन किया गया है, मेरी प्यार की जड़ें थी जो कि मजबूती से तुम्हारे दिल को पकड़े हुई थी। अगर तुम उसे हटा देना चाहती हो और तुम मुझे छोड़ देना चाहती हो और अब तुम्हें ये लगने लगा है कि ये सब मेरा पागलपन था कि मैं तुम्हें चाहता था और अब तुम इससे उब चुकी हो, तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। तो ये कहता है पोइट। ठीक है, अब पोइट यहाँ पर वार्निंग देने लगे हैं कि पहले तो कंडीशन दी थी उन्होंने, अब यहाँ पर वो वार्निंग दे रहे हैं, थोड़े गुस्से में आ गए हैं जो पोइट हैं कि अगर तुम ऐसा कर रही हो कि तुम मुझे बैरल लगाओगी, ठीक है, बैरल लगाओगी मतलब रोकोगी, तुम मेरी लाइफ से चली जाओगी, तुम्हारे दिल में जो जड़ें हैं मेरे प्यार की अगर तुम उसे निकाल कर फेंक देना चाहती हो और तुम्हें लगने लगा है कि मैं प्यार में पागलपन करने लगा हूँ, अब ये प्यार आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा। फिर पोइट बताते हैं कि तो मैं क्या करूँगा। अब वो आगे बताएंगे, पोइट जो हैं अब वो आगे बताएंगे कि वो अब क्या करेंगे। रिमेंबर that day at that hour I shall lift my arms and my roots will set off to seek another land। लैंड यानी हार्ट, अभी आगे देखेंगे कि इसमें दिल के लिए लैंड को बोला गया है। अब वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं जो पोइट हैं और कहते हैं कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो याद रखना मैं भी तुम्हें अपनी बाहें मतलब मैं भी तुमसे अपनी बाहें छुड़ा लूँगा। ठीक है, आर्म्स, वह जो रूट यानी जड़ें जो तुम्हारे दिल में मेरे प्यार की थी उसे काट कर फेंक दोगी, तो अगर तुम फेंक दोगी उन्हें काट के तो मैं फिर किसी और लैंड यानी दिल को ढूंढूंगा, यानी किसी और के दिल को ढूंढ लूँगा जिसमें मेरे प्यार के रूट्स रहेंगे। पोइट का कहना है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूँगा। अब लास्ट स्टेंजा में क्या होता है देख लेते हैं। पोइट बोलता है कि बट इफ़ ईच डे ईच आवर यू फील दैट यू आर डेस्टिन्ड फॉर मी विद इम्प्लेकेबल स्वीटनेस, अगर जिस दिन और घंटे अगर तुम ये फील हो मतलब अगर किसी दिन किसी घंटे में अगर तुम्हें ये फील हो कि दैट यू आर डिस्टेंट फॉर मी, तुम मेरे लिए ही बनी हो, विद इम्प्लेकेबल स्वीटनेस, अगर तुमको ये लगता है कि तुम मेरे लिए बनी हो। इफ़ ईच डे अ फ्लावर क्लाइम्स अप टू योर लिप्स टू सीक मी, इन लाइन्स का मतलब यहाँ पर ये है कि फ्लावर को कंपेयर कर रहा है अपने लव से। जो पोइट है कह रहा है कि तुम्हारे लिप्स पर अगर मेरा नाम आए और तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है, ढूंढने की कोशिश करो। फिर बोलते हैं कि ए माई लव आ माई ओवन, यानी ओ माई लव ओ माई ओवन इन मी ऑल दैट फायर इज रिपीटेड। तो कह रहे हैं कि अरे मेरा प्यार, तुम तो मेरी हो, इन मी, मेरे अंदर, ऑल दैट फायर इज़ रिपीटेड, मेरे अंदर वो फायर फिर से रिपीट हो जाएगी। मतलब मैं तुम्हें जैसा प्यार करता था वैसा ही प्यार करता रहूँगा। इन मी नथिंग एक्सटिंग्विश्ड और फॉरगेटन, मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो पहले
बुझ गया हो या मैं कुछ भूल गया हूँ, मतलब मैं तुम्हारे साथ पहले जैसा ही बिहेवियर करूँगा। मेरे मन में कोई भी मलाल नहीं होगा कि कभी हम लोगों के बीच में कुछ भी हुआ था। आगे जो है पोइट यानी लवर बोलता है कि माई लव फीड्स ऑन योर लव बिलव्ड, यानी प्रिय कह रहा है कि मेरे लव तुम्हारे लिए ही होगा, मेरे प्रिय, एंड एज लॉन्ग एज यू लीव इट विल बी इन योर आर्म्स। कह रहा है कि पोइट, और ये हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा था, यू लीव इट, जैसा तुम मेरी बाहों में रहती थी वैसे ही हमेशा रहोगी, और मैं तुम्हारी बाहों में विदाउट लिविंग माइन, बिना मुझे छोड़े हुए मैं तुम्हारी बाहों में रहना चाहूँगा। इसका मतलब कि मैं तुम्हारी ही बाहों में मरना चाहूँगा और मैं तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहूँगा। ठीक है, तो मतलब पहले तो कोई जो है अब नॉर्मली बोलता है कि ये करोगी मतलब ये हो जाएगा, इस टाइप से, अगर तुम मुझे भूल जाओगी तो मैं भी तुम्हें भूल जाऊँगा। ठीक है, पर अगर वो फिर उसके बाद ये कहता है कि अगर तुम वापस आओगी मेरे पास तो तुमको सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसा पहले था। ठीक है, मैं तुमसे उतना ही प्यार करूँगा जैसे पहले करता था, मेरा प्यार तुम्हारे लिए फिर भी कम नहीं होगा। तो ये लास्ट वाले स्टैंजा में जो पोइट हैं वो कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कर लेंगे और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, उसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी करते हैं टेलीग्राम पर लर्न विद यूबिगल, तो वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर तो ज़रूरी कर दिएगा, और अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक का बटन दिया है, कमेंट में भी बता दिएगा कि क्यों अच्छी नहीं लगी। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।